हम लोग केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो जैसा कि मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, तब तुम लोगों को पॉइंट बताया हुआ है ऑलरेडी कि इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उन केमिकल रिएक्शंस को ब्रॉडली कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करने वाले हैं। हम लोग टोटल 6 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, जिनमें से हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे अगर मैं इस बारे में डिस्कशन कर लूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो एक आप लोग जो पढ़ चुके हो दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद जो दूसरा पार्ट हम लोगों ने सीखा दैट वाज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर तुम्हें जैसे कि पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और 3 सब पार्ट्स हुए, है ना। एक सब पार्ट को हमने नाम दे दिया फोटोलिटिक, एक को नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रोलिटिक और एक को नाम दे दिया हम लोगों ने थर्मल। तो टोटल 3 सब पार्ट्स हुए। कौन से होती है 3 सब पार्ट्स? एक को नाम दे देते हैं थर्मल, एक को नाम दे देते हैं फोटोलिसिस और एक को नाम दे देते हैं, बोलो क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। ये टोटल 3 चीज़ें हो गई थी हम लोगों की, बराबर याद होगा तुम लोगों को। अब इसके बाद अब हमको नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करना है। व्हाट इज दिस नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन? अब देखो, जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ईजी है, फटाफट फटाफट आ जाना है, ठीक है। बट फिलहाल मैं इंट्रो के तौर पर एक बार उसका नाम भी ले लेती हूँ। तो अभी फिलहाल हम जिसको पढ़ने वाले हैं दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या तो तुम सिंगल वर्ड आगे लगाओ या ना लगाओ, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सिर्फ सिंपली डिस्प्लेसमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। हाँ, और जो चौथी रिएक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वो टोटल 4 केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि तुम्हें इस चैप्टर में पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी हैं, एक है आपकी ऑक्सीडेशन, एक है आप लोगों की रिडक्शन, है ना। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज रेडॉक्स, वो भी पढ़ेंगे, ऑब्वियस है कि। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, आप लोगों की ये 4 बेसिक्स रिएक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ पुढ़ा कर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब हमने आगे कंटिन्यू किया, अब हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जा रहे हैं। तो देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस कैटेगरी के सवाल आते हैं? या तो आपको डायरेक्टली वो पूछ लेगा गिव रीजन वाले फॉर्मेट में कि ऐसा किया, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, एक्सप्लेन करो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज वो आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि ऐसा करने पे इसमें ये डालेंगे तो बताओ क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी। तीसरी चीज वो आपको यहाँ से ये पूछ लेगा कि अच्छा ऐसा करोगे तो बताओ आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर डिफाइन टाइप की कोई चीजें। तो हर किसी भी रिएक्शन को अगर आपको आगे सक्सेसफुली करना है, चाहे उसका ऑब्जर्वेशन पार्ट करना हो, है ना, चाहे उसका कलर चेंज वाला पार्ट करना हो, गिव रीजन जस्टिफाई करना हो, कुछ भी करना हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इज आप लोगों को क्या है, द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आनी चाहिए, आप लोगों को रिएक्शन बनाते आनी चाहिए। अब रिएक्शन बनाने के लिए जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। जिस इंसान को रिएक्टिविटी सीरीज आती है, याद है, जिस इंसान को इस रिएक्टिविटी सीरीज के सहारे, ठीक है, इक्वेशंस कम ज़्यादा करते आते हैं, वो बंदा या वो बंदी फट एकदम फटाफट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता है और उसका सारा काम आसान हो जाता है। फिर उसको ये नहीं सोचना पड़ता, ठीक है, उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे यार इस रिएक्शन का गिव रीजन मैं कैसे रट्टा मारूं, अरे यार मैं इसका कैसे करूं, ठीक है, बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन ठीक है, लेकिन अगर तुम ये देखोगे कि हम रिएक्टिविटी सीरीज समझ लें, अगर हम रिएक्शन किस तरीके से आती है ना, ये सब चीज़ें हम देख लें, तो ऐसे में बोलो क्या होगा, आपको वो रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें तुम्हारी बहुत ही आसान तरीके से फटाफट हो जाएंगी। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, उसके बाद हम
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मूव करेंगे, या फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि रिएक्शन कैसे लिखनी है वगैरह वगैरह। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में है। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज़? क्या हमने इससे पहले पढ़ी है? बिल्कुल, आपने इससे पहले भी रिएक्टिविटी सीरीज़ को पढ़ा है। कब? जब आप 8th क्लास में थे। 8th क्लास में आपको एक चैप्टर हुआ करता था नोन एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है। डोंट से कि नहीं मैम ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है ना। 8th क्लास में आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है, राइट। तो जब भी आप मेटल्स या नॉन मेटल्स को आप पढ़ते हो, हम सब जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है, वो एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। वैसे तो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की अलग होती है, होनी भी चाहिए भाई, दोनों का बिहेवियर अलग है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ मेटल्स क्या कर रहे हैं, बोलो आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके जैसी शो कर देते हैं, नॉन मेटल्स के साथ। दैट आर एक्सेप्शनल बिहेवियर, ठीक है। वो एक एक्सेप्शनल चीज है कि कभी कभी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी बोलो आपस में क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है। दैट इज एक्सेप्शनल बिहेवियर। उस एक्सेप्शनल बिहेवियर पे हम बात नहीं करेंगे। बट अगर कोई तुमसे ये पूछे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करो, ठीक है, या फिर नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन करो, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया जाए, ये नहीं सोचना कि वो मेटल है, ये नहीं सोचना कि वो नॉन मेटल है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन शो करेगा किसके साथ, अपने आजू बाजू के और अदर एलिमेंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में, सबके घर में एल्यूमिनियम के लेट से बर्तन होते हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन को क्या होगा अगर मैं गर्म पानी उसमें उबालूं? क्या होगा एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर मान लेते मैं ऑयल डाल के खाना बनाऊं? क्या होगा एल्यूमिनियम के बर्तन को साबुन से धोएं? क्योंकि बेसिकली ऑयल, साबुन, ऑल दीज आर केमिकल्स ना, राइट। अच्छा, आयरन को क्या होगा अगर उसको पानी लग जाए? सो देयर आर वेरियस क्यूरियोसिटीज विद इन अस जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये क्यूरियोसिटी हम लोगों को ये बताती है कि अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम चीज़ों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे हमको ये बात अच्छे से पता है कि लोहे में जंग लग जाता है, भाई क्या करें, है ना। लेकिन एल्यूमिनियम में तो जंग नहीं लगता, या होता है, मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी, लेकिन क्या उतने ज़्यादा एक्सटेंट में वो जंग वंग लगता है क्या, एकदम कि पूरा खराब हो गया, है ना। बताओ क्या ये खराब हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो आखिर ये जो आप लोगों का एल्यूमिनियम है, ये भी एक मेटल है ना, ये भी आप लोगों का मेटल है। तो इसको ऐसा जंग क्यों नहीं लग रहा है जैसा जंग आप लोगों का आयरन को लग रहा है? ऐसा क्या है इसमें, ठीक है, ऐसा क्या है? तो ऐसे में हमने सोचा, हमने दिमाग लगाया कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मॉडरेटली रिएक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। आखिर क्या रीज़न है? तो जो पुराने ज़माने के हमारे लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, सोचा, अपना समय इन्वेस्ट किया, और उन्होंने कहा कि देखो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट, स्पेसिफिकली हम लोग अभी इस चैप्टर में मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट यानी कि मेटल्स आप लोगों का सेम बिहेवियर शो नहीं करता। हमने मेटल्स को कैटेगराइज किया उनके एक्सटेंट ऑफ बिहेवियर के अकॉर्डिंग। हमने कहा कि अगर कोई मेटल बहुत विगरसली और बहुत ही इंस्टेंटेनियसली अगर वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, आपने आजू बाजू के चीज़ों के साथ, जैसे पानी के साथ, ठंडा पानी, गर्म पानी, स्टीम हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, बहुत सारी एटमॉस्फेयर में जो मौजूदा चीज़ें हैं, अगर उनके साथ कोई बहुत जल्दी वो मेटल रिएक्ट करवा जाता है या कोई भी एलिमेंट जल्दी रिएक्ट करवा जाता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हमने नाम दिया हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अभी क्योंकि इस चैप्टर में मैं सिर्फ मेटल्स की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेटल्स ही होंगे, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं नॉन मेटल्स के बारे में भी। कुछ ऐसे होते हैं भैया, जैसे गोल्ड को देखो, गोल्ड भी तो एक मेटल है,
बट तुम तो जानते हो कि गोल्ड को करोजन फरोजन नहीं होता, उसको जंग वंग नहीं लगती। तुम सालों साल गोल्ड को पहन के रखते रहो, कुछ नहीं होने जाना है गोल्ड को, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? अब ये उन लोगों ने ढूंढा इसका रीज़न, और ऐसे बोलते क्या है, ऐसा तो गोल्ड के जैसे और भी लोग हैं, ऐसे तो और भी गोल्ड के जैसे लोग हैं। तो आखिर ये गोल्ड के जैसे लोग जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, गोल्ड के जैसे लोग जो रिएक्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है, इनको उन्होंने क्या नाम दिया? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या नाम दिया? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। फिर एक हुई थी बीच की कैटेगरी। बीच की कैटेगरी मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स ना तो वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और ना ही वो बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, वो बीच में अटक गए। वो क्या है? बीच में अटक गए। ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना तो बहुत कम रिएक्टिव है, वो बस क्या है? बीच के हैं। तो उनको हमने क्या दे दिया नाम? मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या नाम दिया? मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है? और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर आप लोगों का पैटर्न है कि कुछ लोग हाईली रिएक्टिव है, कुछ लोग आप लोगों के मोर रिएक्टिव है, कुछ लोग लीस्ट रिएक्टिव है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? अरेंजमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने क्या बोला? हम लोग क्या करेंगे? एक पैटर्न क्रिएट करेंगे, हम एक सीरीज क्रिएट करेंगे, हम एक अरेंजमेंट तैयार करेंगे जिसमें हम सबसे टॉप पोजीशन पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को रखेंगे, उसके बाद हम मॉडरेटली रिएक्टिव वालों को रखेंगे और उसके बाद हम लोग लीस्ट रिएक्टिव वालों को रखेंगे और एक क्या करेंगे? एक सीरीज तैयार करेंगे। जैसे आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हो ना, ABCD, ये भी तो एक सीरीज ही है, राइट? आ से अनार पढ़ते हो, ये भी तो एक सीरीज ही है ना। एक आपने अरेंजमेंट तैयार करके रखा है, एक ग्रुप तैयार करके रखा है, एक सेट आपने तैयार करके रखा है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी एलिमेंट्स को ना इस तरीके से अरेंज करेंगे। अभी स्पेसिफिकली इस चैप्टर में मैं सिर्फ मेटल्स को अरेंज करने वाली हूँ और उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों की रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज एक अरेंजमेंट है। किस चीज़ का अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट है आप लोगों के एलिमेंट्स का। ठीक है, अच्छा, इस अरेंजमेंट को कैसा बनाया गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में? तो देखो, तुम चाहो तो इसको हाईली से लीस्ट की तरफ भी पढ़ सकते हो और तुम्हारी मर्जी तो तुम इसको लीस्ट से हाई की तरफ भी पढ़ो, जैसे तुम्हें पढ़ना हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये अरेंजमेंट मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ बनाना है। आप ये साइकिल उल्टी भी चला सकते हो, मतलब आप अरेंजमेंट ऐसा भी कर सकते हो लीस्ट रिएक्टिव से कहाँ की तरफ? आप लोगों के मोर रिएक्टिव की तरफ। ठीक है, तो ऐसे केस में जब भी हम कभी भी एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, किसके बेसिस पे अरेंज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी, कि कम से ज़्यादा की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ या फिर ज़्यादा से कम की तरफ। तो बस उसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अच्छा, अभी इस बारे में दिमाग बिल्कुल मत लगाना कि ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाई गई होगी। उसके लिए जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, 12th स्टैंडर्ड तक आना पड़ेगा, रेडॉक्स चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप उन चैप्टर्स को पढ़ लोगे तब आपको फील आ जाएगी कि अच्छा हाँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे बनाई गई। 10th क्लास में हम लोगों को फिलहाल रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाई गई, इस कैसे वाले वर्ड की फिक्र नहीं करनी है। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, बोलो क्या? रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना। ठीक है, क्या? रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना कि अच्छा, अब मैडम पीरियोडिक टेबल में तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं 118 के आसपास, तो क्या हम ये 118 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज पूरी की पूरी याद करेंगे क्या? कतई नहीं। आप उन 118 लोगों की रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल भी याद नहीं करोगे। 118 लोगों की नहीं करनी है हम लोगों को। फिर क्या करेंगे हम? तो हम उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स को पिक करेंगे जो बहुत ही कॉमन है हमारी बेसिक आम जिंदगी में। जैसे हम लोगों की डे टू डे लाइफ में बहुत ही कॉमन होता है आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी। तो ऐसे लोगों को हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अदरवाइज तुम रिएक्टिविटी सीरीज बनाने जाओगे 118 एलिमेंट्स की, तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्या वो 118 में याद करते बैठेंगे क्या? नहीं, हम उनमें से कुछ कॉमन लोगों को याद करेंगे और उन्हीं कुछ कॉमन लोगों को बेसिकली हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे भी।
ठीक है, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तो क्या ये बात क्लियर है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो रिएक्टिविटी सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, कम रिएक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट होगा वो बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज कहलाएगा। डन, ओके। तो मूव करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज देखिए आपको याद करनी है, वो भी बहुत हार्ड याद करनी है। अब देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए कई स्टूडेंट्स निमोनिक्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, मैं भी बता देती हूँ निमोनिक एक आधी, लेकिन कैसा है, मैं पर्सनली निमोनिक्स के वाया ना मैंने कभी लर्न किया है और ना ही कभी किसी को मैंने निमोनिक्स के वाया लर्न करने को कहा है। अभी तक जितने भी बैचेस पढ़कर निकली उनमें ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद ना हो, और किसी ने भी आज तक निमोनिक्स का सहारा नहीं लिया। निमोनिक्स का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर चीज़ को याद करने के लिए हम कोई स्टेटमेंट वाला शॉर्ट फॉर्म बनाएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जब मैं तुमको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी तो उस वक्त उस पीरियोडिक टेबल के मैं कुछ निमोनिक्स बताऊंगी। मैं पर्सनली निमोनिक्स को फेवर नहीं करती हूँ, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, चॉइस आपकी रहती है कि आपको क्या करना है। जैसे ग्रुप नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में होता है हाइड्रोजन। खैर अब मैं क्या करूँ, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, पढ़ेंगे उसमें हम लोग। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, और सीशियम। अब देखो इस चीज़ को जब मैं 11th में थी तब हमारे टीचर ने इस चीज़ को देखिए कैसे बताया था। आप H को याद करिए है, आप Li को याद करिए ली, आप Na को याद करिए ना, K को याद करिए अच्छा है लीना, फिर की, फिर R को याद करिए रब, ठीक है, और उसके बाद S को आप याद करिए से, और एक आखिरी में और आता है दैट इज फ्रांसेशियम जो कि आपका रेडियो एक्टिव है भगवान। ठीक है, तो इसको आप याद करिए फरियाद। यानी कि ये ऐसे आप वो पूरा स्टेटमेंट याद करिए। आप इसको देखो कलेक्टिवली रीड करो, इसको रीड आउट करो कलेक्टिवली, क्या हो जाएगा, हेलीना की रब से फरियाद। ठीक है, क्या बन गया ये स्टेटमेंट, हेलीना की रब से फरियाद। तो मतलब बेसिकली आपको पता होगा कि रब मतलब आरबी, से मतलब सीएस। तो आप इस बात में कंफ्यूज नहीं कहोगे कि आरबी के बाद आ रहा है सीएस, कि के बाद में आता है और एनए पहले आता है। नहीं तो स्टूडेंट्स कैसा है, कंफ्यूज हो जाते हैं यार, कब कौन किसके बाद कब कैसा आया था, है ना। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, आप लोगों के निमोनिक कहलाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, निमोनिक्स। अब बट मैं तो देखो इसको ऐसे ही याद कर लेती हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसेशियम, बात खत्म। 10th में भी जब मैं खुद थी तब भी मैंने इस चीज़ को ऐसे ही याद कर लिया था। इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई निमोनिक्स वगैरह का कोई भी तड़का यहाँ पे नहीं लगाया था। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको निमोनिक्स से पढ़ना अच्छा लगता है, उनको चीज़ें याद होती हैं, तो ऐसे में मैं तो पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने निमोनिक्स खुद बनाइए। निमोनिक्स थोड़े पर्सनल होते हैं, कई बार बताए नहीं जा सकते। तो देखो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में एक और एलिमेंट होता है लिथियम। अभी मैंने वहाँ लिखा नहीं है क्योंकि हम लोगों को उसकी उतनी नीड नहीं थी, बट स्टिल आप याद रखिए लिथियम है। लिथियम के बाद बोलो कौन है आप लोगों के पास, पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद क्या है आप लोगों का, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, ये कौन है, आयरन। फिर उसके बाद एसएन का मतलब होता है टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, और आखिरी में प्लैटिनम। ठीक है, ये आप लोगों की रिएक्टिविटी सीरीज है, खत्म। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको बेसिकली क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों याद करें, मतलब क्या नीड क्या है। तो देखो कई बार क्या डिस्प्लेसमेंट, जब आप रिएक्शन पढ़ोगे आपको वहाँ पे जब इक्वेशंस बनानी होंगी, रिएक्शंस बनानी होंगी, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त दिक्कत आपके पास ये आ जाएगी कि अरे यार कि अब मेरे पास ना ये एलिमेंट है, एक एल्यूमिनियम और एक दूसरा एलिमेंट है जिंक। बता जरा एल्यूमिनियम और जिंक में कौन आप लोगों का ज़्यादा रिएक्टिव है, जरा बताओ तो सही। तो ऐसे केस में आप कैसे बताओगे, तो याद रखना जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज देखो कैसी बनाई जा रही है, मोस्ट रिएक्टिव से कहाँ की तरफ बनाई जा रही है, लेस रिएक्टिव की तरफ बनाई जा रही है। यानी कि एल्यूमिनियम क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के ऊपर है
तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जिंक से बोलो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब आप वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी किस टॉपिक की, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ की। तो ऐसे केस में हम लोगों को ये याद होना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी तो आप क्या नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। फिर क्या करोगे, फिर रोगे क्या, नहीं ना। तो ऐसे केस में हम लोगों को इसीलिए इस रिएक्टिविटी सीरीज की नीड है। सवाल छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि है टॉपिक बड़ा ही आसान। और इवन आगे जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये चीज़ मिलेगी। सो देयरफॉर ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको याद करनी है। अच्छा, अब इसमें बस एक चीज़ याद रखना, ये है आप लोगों का स्टैंडर्ड रेफरेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने हमारा क्या माना है, स्टैंडर्ड रेफरेंस माना है। स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब कि हाइड्रोजन के जो लोग ऊपर हैं वो हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो लोग हाइड्रोजन से नीचे हैं वो लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलिए कैसे हैं, लेस रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो उनको तो तुम्हें याद करने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो मैं तो हमेशा एक स्टूडेंट को कहती हूँ ऐसे ही याद करो कि अपना स्टैंडर्ड रेफरेंस हाइड्रोजन को मानो। हाइड्रोजन के नीचे में ज़्यादा लोग नहीं आते, सिर्फ 5 लोग आते हैं। कौन से होते हैं बताओ वो 5 लोग? एक होता है कॉपर, एक होता है मर्क्यूरी, एक होता है सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, एक होता है गोल्ड और एक होता है प्लेटिनम। खत्म। इनको आप याद कर लो, ठीक है, इन्हें आप याद कर लो। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा है कि लिथियम से शुरुआत होती है, बट फिर भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या आता है, पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। यानी कि स्टार्टिंग के 5 लोगों को याद कर लिया, नीचे के 5 लोगों को याद कर लिया। आधी रिएक्टिविटी सीरीज तो तुम्हारी क्या हो गई, यहीं पे हो गई, ठीक है, यहीं पे तुम लोगों की आधी रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। अब दिक्कत एक्चुअली देखो आती है यहाँ पर, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, एल्यूमिनियम के बाद का जिंक, आयरन, टीन और लेड, इन चारों में होती है तकलीफ, ठीक है, बराबर। तो इस पर्टिकुलर चीज को याद आपको रखना पड़ेगा कि ये क्या है आप लोगों का ZITL, जिटल वर्ड याद रखना, यानी कि Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन और T फॉर टीन, L फॉर लेड। तो इससे अगर आपको जिटल वर्ड याद है तो जिटल वर्ड से आप क्या कर सकते हो, ये याद रख सकते हो कि कौन ऊपर है और कौन आपका क्या है, नीचे है। अदरवाइज नीचे के 5 याद करना कोई तकलीफ है क्या, नहीं। हाइड्रोजन के नीचे बोलो कौन, कॉपर, कॉपर के नीचे कौन, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के नीचे कौन, सिल्वर, सिल्वर के नीचे कौन, गोल्ड, गोल्ड के नीचे कौन, प्लेटिनम। हो गए 5 नीचे के याद। टॉप के 5 याद करो। सबसे टॉप पे लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है बीच वालों की दिक्कत, जो एक्चुअली में एल्यूमिनियम के बाद है। तो उसके लिए आप एक ही वर्ड याद करिए, जिटल। जिटल अगर आपको याद है, यानी कि Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, T फॉर टीन, L फॉर लेड, ताकि आप ये याद रख सके कि कौन ऊपर था और कौन उस पर्टिकुलर निमोनिक में नीचे था। अब देखो, एक बहुत ही फेमस निमोनिक है, तुम्हारे स्कूल में भी आई थिंक ये बताया ही होगा टीचर्स के द्वारा, बहुत ही फेमस निमोनिक। जैसे मैंने अभी क्या नाम लिया, देखो फिर से एक बार लिखने, आप जितनी बार ना इसको खुद लिखने की कोशिश करोगे ना, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड मैंने रेफरेंस ले लिया, किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के नीचे बोलो कौन, कॉपर, कॉपर के नीचे कौन, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के नीचे कौन, सिल्वर, सिल्वर के नीचे कौन, गोल्ड, गोल्ड के नीचे कौन, प्लेटिनम। डन। सबसे टॉप से अगर मैं शुरुआत करूं तो क्या आता है, लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद, अच्छा एक मिनट को, कैल्शियम लिखना भूल गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद बताओ कौन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। डन हो गई हमारी ये कहानी, है ना। इतना तो हम लोगों को लिख ही लेंगे, और इतना हर स्टूडेंट लिख लेता है। इससे मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ही आसान है स्टार्टिंग के टॉप 5 लोगों को याद रखना, है ना। अच्छा, अब आता है सबसे बड़ा तकलीफ, वो बीच के 4 लोग जो हम लोग यूजुअली भूल जाते हैं। तो उसको हम लोग, मैंने क्या वर्ड बताया, आप जिटल वर्ड याद रखिए। तो जिटल के हिसाब से पहले Z आता है, यानी कि जिंक, I आता है, यानी कि आयरन। अच्छा, आयरन का सिंबल I नहीं होता है, Fe होता है, ठीक है। आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। 9th कक्षा में पढ़ा होगा कि क्यों, लैटिन भाषा का वर्ड है फेरम, इस वजह से। T फॉर टीन, तो टीन ही लिख देना, ठीक है। टीन का सिंबल होता है Sn, वो भी लैटिन की वजह से ये सिंबल रखा गया, उसका एक्चुअल नाम है स्टैनम। अच्छा, L फॉर लेड, तो लेड के लिए क्या आ जाता है, L नहीं, इसके लिए आता है Pb, प्लम्बम। ये लैटिन नेम्स है, हाँ, ये लैटिन नेम है जो आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में।
ये हो गई बेसिकली आप लोगों की रिएक्टिविटी सीरीज तैयार। डन है ना? क्या कोई तकलीफ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब इसको देखो कैसे याद किया जाता है। अब इसको याद करने का बहुत ही आसान सा एक निमोनिक है, मैं डिस्कस कर देती हूँ, बाकी याद रखना नहीं रखना वो आपकी चॉइस है। जैसे पी है तो पी से जो वर्ड लिया जाता है प्लीज, ठीक है। एस है तो एस से वर्ड लिया जाता है स्टॉप। सी ए है तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है प्लीज स्टॉप कॉलिंग। एम के लिए मी, और एल्यूमिनियम के लिए ए, और जेड के लिए जेब्रा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, ठीक है। प्लीज, अब इसमें अगर किसी ने ये निमोनिक याद कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई। उस इंसान को ये भी तो पता होना चाहिए कि प्लीज का जो पी है वो किसको रिजेंबल करता है? पोटेशियम को। स्टॉप का जो एस है वो किस चीज को रिजेंबल कर रहा है? सोडियम को। जेब्रा का जो जेड है वो किसको रिजेंबल कर रहा है? जिंक को। तब ये निमोनिक आपके कोई काम के हैं। अगर आप ये सोचोगे कि एलिमेंट्स का नाम भी याद नहीं रखना पड़े और रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो जाए, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपको वो निमोनिक सिर्फ इस बात को बताएंगे कि पी के नीचे एस आ रहा है कि सी ए पहले आ रहा है कि एम जी पहले आ रहा है ना। आपको सिर्फ ये वो याद दिलाएंगे। आपके एलिमेंट्स के नाम को तो, लेकिन आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। तो एलिमेंट्स के नाम याद ना रखना पड़े ऐसा कोई तरीका नहीं है, आपको उतना तो याद करना ही है। तो बताओ क्या बन गया हमारा स्टार्टिंग का निमोनिक? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। देखो कितना अच्छा है ना। मुझे जेब्रा बनाना क्या कर दो? बंद करो। अच्छा, बराबर है, डन, खत्म। अब इसमें ठीक है, इसके आगे के जो लोग हैं, आयरन है, टीन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। अब देखो आगे का जो निमोनिक्स है, इस निमोनिक को बनाने के लिए हम लोग बेसिकली टीन को हटा रहे हैं बीच में से, ठीक है। मैं टीन को हटा रही हूँ। तो देखो आयरन का जो आई है वो बोलता है इंस्टेड। इंस्टेड मतलब बल्कि, ठीक है। बल्कि मतलब BULKY वाला नहीं, हिंदी वाला बल्कि, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंस्टेड के बाद हमने क्या किया? वो जो टीन था उसको हटा दिया, बराबर। अच्छा, इंस्टेड, रुको, इंस्टेड टेल, रुको, नहीं इंस्टेड वाला नहीं यूज करते, रुको। आई के लिए रख लेते हैं आई, एल के लिए रख लेते हैं लाइक, ठीक है। आई लाइक हर, ठीक है। सी को कॉलिंग मी स्मार्ट एंड जीनियस। अब यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा गया एंड, ये सिर्फ फालतू पर्पस के लिए लिखा गया, इससे आपका वास्तविकता में कोई संदर्भ नहीं है। स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट एंड जीनियस। किसी को भी अच्छा लगेगा भाई कि सब उसको स्मार्ट और जीनियस बुलाएं, किसको पसंद नहीं आएगा बताओ, राइट। तो बस खत्म हो गई यहाँ पे कहानी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें मैडम आपने खा गए हो। किसे खा गए? जे एक ऐसे इंसान का मैं नाम खा गई हूँ जो आगे जाकर तुम लोगों के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में बहुत बड़ी भूमिका रोल प्ले करेगा। बोलो कौन? एल्यूमिनियम के बाद आते हैं हमारे हीरो कौन है? हमारा कार्बन। कौन है हम लोगों का? कार्बन, यस। एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में ये जो आपको जगह दिख रही है ना, एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में, यहाँ पे आता है कार्बन। तो इसी पर्टिकुलर निमोनिक को हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ के बाद क्या है बोलो? कार्बन का सी, तो कार्बन के सी को हम लोग लिखेंगे क्यूट जेब्रा, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा। तो यानी कि ए और जेड के बीच में क्या आ रहा है? सी, यानी कि सी फॉर क्यूट, सी फॉर कार्बन, ठीक है। बस खत्म कहानी। अच्छा, तो ये थी तुम लोगों की रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि तुम्हें जो की त्यों याद करनी है, राइट। निमोनिक्स यूज करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिएक्टिविटी सीरीज याद है कि नहीं है इससे फर्क पड़ता है। डन, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को रोकते हैं। अभी जो हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज को आप यूज कैसे करोगे, मतलब पढ़ा है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं यूज करोगे ही करोगे, कब यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से इसका क्या लेना देना है, ये सारी बातचीत हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान को ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है, जिस इंसान को कल की क्लास का कंसेप्ट पता है कि अच्छा इसको ऐसा करते वैसा करते, ऐसा होता वैसा होता, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आंसर्स में कभी किसी भी तकलीफ नहीं आती है, कभी नहीं आती। वो इंसान कोई भी गिव रीजन बहुत ही इजीली आंसर कर देता है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन वो इजीली आंसर कर देता है, क्योंकि उसने रटा नहीं है, उसने समझा है। और जो रट्टूत होता है वो ये सोचेंगे कि हम लोग रट लें। तो देखो, कोई एक क्वेश्चन तो है नहीं जिसको आप रट लोगे। खुद सोचो, आप नंबर ऑफ पॉसिबल रिएक्शंस क्रिएट कर सकते हो, क्या आप नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स रटोगे? क्या फिर कितना याद रखोगे भाई रट रट के? इससे अच्छा है एक बार में समझ लो, ताकि वही सारे आंसर्स फिर तुम अपने वर्ड्स में लिख सको। चाहे वो तुमको ट्यूशन में पढ़ाए हो या ना पढ़ाए हो, कुछ नया दे दिया जाए तो तुमको वो आना चाहिए, राइट? तो ये इस तरीके का काम है। तो अभी इसको यहाँ पे हम रोकेंगे। कल की क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इस रिएक्टिविटी सीरीज को किस तरीके से आपस में हमको यूज करना है, ये वाला पार्ट हम सीखेंगे। ठीक है?